नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खास कार्यक्रम लाख टके की बात है। और लाख टके की बात में आज हमारे खास मेहमान है नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि हरीश दुआ। उनसे बात करेंगे। उनका नाम इन दिनों राजनीतिक चर्चाओं में, क्योंकि जिस तरह के विधानसभा चुनाव हुए और उनकी जो सक्रियता है, जिस तरीके से लगातार ग्राउंड जीरो पे दिख रहे हैं, उस तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। क्या हरीश दुआ को कहीं हाईकमान से कोई संकेत तो नहीं मिले? साथ ही अगर बात करें तो किस तरह के हालात नीमच नगर पालिका के हैं, किस तरह की स्थितियां हैं, क्या जमीनी मुद्दे हैं और किस तरीके से कांग्रेस ने काम किया और किस तरह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर नगर पालिका तक क्या मानते हैं? क्या छोटे छोटे काम हो रहे हैं या फिर जिस तरीके के आरोप नगर पालिका पर लग रहे हैं भूमि को लेकर, घोटाले को लेकर, क्या सोचते हैं वो, किस तरीके से मानते हैं आने वाला वक्त किस तरह का रहेगा विधानसभा चुनाव को लेकर, कितनी फाइट भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस दे सकती है? दुआ जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ इंडिया में। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर बात की जाए तो क्या मानते हैं आप, किस तरीके से जिस तरीके से आपका नाम इन दिनों जो है काफी सुर्खियों में है, क्या माना जाए विधानसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं है? विधानसभा चुनाव चूंकि पूरे मध्य प्रदेश में बिगुल बच चुका है, तो विधानसभा की तैयारी तो कांग्रेस में रहते हुए सभी करते ही हैं। और हर व्यक्ति जो पार्टी के साथ काम करता है वो कार्यकर्ताओं से मिलना और ये सब विधानसभा की तैयारी के लिए करते हैं। इसमें टिकट किसी भी प्रत्याशी को मिले, किसी भी उम्मीदवार को मिले, लेकिन कांग्रेस जीते, यही लक्ष्य के साथ हम सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं। और आने वाले समय में जो समय है अभी वो कांग्रेस के बिल्कुल पक्ष में है। लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से बहुत दुखी हैं। ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा लगाते हैं। ये जितने इंजन लग जाते हैं उतने ही पीछे से डिब्बों में तकलीफ आना चालू हो जाती है और ये जनता के दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। दुआ जी, अगर बात किया है जिस तरीके से आपकी भी नगर पालिका रही है, आपने भी काम किया, बारीकी से काम किया, जनता के काम भी हुए हैं। साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से बंगला बगीचा एक बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव आते और जिस तरीके से बंगला बगीचे का जीन बांधा जाता है, अगर बात करें तो क्या मानते हैं जो बंगला बगीचे को लेकर जो समाधान किया था केंद्र राज्य सरकार ने, शिवराज सरकार ने, वो जमीन पर क्या सही लगता है आपको कि जो समाधान हुआ है? क्या अभी भी कोई कठिनाई, कोई परेशानियां है उसमें? समाधान तो हुए नहीं है। बंगला बगीचा समस्या भी नहीं थी, लेकिन 79 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय इस समस्या को जन्म दिया गया। तत्कालीन प्रशासन के रूप में विनय शुक्ला जी थे, उन्होंने एक पत्र के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उस टाइम जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनकी आपसी लड़ाई के कारण ये बंगला बगीचे की समस्या उन्होंने पैदा की है। और जब जब कांग्रेस की नगर पालिका रही है, कांग्रेस ने बंगला बगीचा को कभी समस्या नहीं मानते हुए हर बंगले बगीचे के अंदर मूलभूत सुविधाएं दिए, रजिस्ट्रियां कराइए, नामांतरण दिए, भवन बनाने की परमिशन दिए। लेकिन 2010 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी मध्य प्रदेश में और उन्होंने इन जमीनों को हड़पने के लिए धारा 100 में नगर पालिका की जमीनों का अधिग्रहण कर लिया, अधिग्रहण करने का नोटिस दे दिया। उस समय मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड था, उसके बावजूद नीता दुआ ने हाईकोर्ट में जाकर धारा 100 के खिलाफ जाकर और धारा 101 में इन संपत्तियों को बचाया। और ये जो नगर पालिका की जो 54 बगीचे, 52 खेत, 7 ओल्ड फील्ड और 60 बंगले थे, इन सबको वापस नीमच की नगर पालिका को दिए। अन्यथा सरकार इस पे कब्जा कर लेती और नगर पालिका बिना जमीनों के आज हो जाती। दुआ जी, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा आरोप रहता है, उनका कहना है कि बंगला बगीचे का जो समस्या का जन्म कांग्रेस के राज में हुआ। क्या मानते हैं आप, कितना ये सटीक जो है उनका जो आरोप है? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसका जन्म ही 79, मेरा ध्यान आ रहा है 17 नवंबर 79 को विनय शुक्ल जी के एक पत्र से इसका जन्म हुआ है। और उस समय नगर पालिका में कोई भी चुनी हुई नगर पालिका नहीं थी और प्रशासक वहाँ विनय शुक्ला जी ने पत्र दिया और 79 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो इसलिए तो स्पष्ट है कि इस समस्या का जन्म भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। दुआ की बात किया है, जिस तरीके से सरकार ने वहां से जो मसौदा तैयार किया था, यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने इस मसौदों को नगर पालिका में यही लेके सुलझाने की कोशिश करी, लेकिन सरकार के पास गया तो वहां से एक नया मसौदा तैयार हो गया। उसके बाद जिस तरीके से जमीन पर लागू किया, उसके बाद
हाई कोर्ट जब इकबालनामा हिंदुवादी बंटवारे को मान्य करता है, लेकिन यहाँ की नगर पालिका उसे मान्य करती है। क्या मानते हैं आप, कितनी कठिनाइयां बंगला बगीचा वासियों को है? बंगला बगीचा वासियों को बहुत कठिनाइयां हैं। जब ये व्यवस्थापन आयोग बनाया गया सरकार के द्वारा, उस सरकार की मीटिंग के अंदर जब विवेक अग्रवाल जी बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, उस समय स्थानीय विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष अपना मुंह भी नहीं खोला इन्होंने जनता के लिए। और जावत के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा जी और हमारे सांसद जो कि हर चीज नीमच से ले जा रहे हैं, इन्होंने अपनी मोनोपाली करते हुए सरकार से ये बंगला बगीचे का प्रस्ताव व्यवस्थापन के माध्यम से पास कराया है। और नीमच के दोनों जनप्रतिनिधि विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष आपस में लड़ाई करते रहे और उस मीटिंग के अंदर इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला नीमच की जनता के लिए। इसलिए आज ये समस्या खड़ी हुई। अगर ये बोलते तो ये समस्या नहीं होती। आज जिस तरीके से सरकार ने जो कानून बनाया था और जिस तरीके से कानून को लेकर जो गाइडलाइन तैयार की गई थी, क्या मानते हो उस गाइडलाइन से संतुष्ट कांग्रेस और कितना बंगला बगीचा वाले संतुष्ट है? नहीं, ये गाइडलाइन ही गलत है। गाइडलाइन सीधी ऐसा होना चाहिए कि आवासीय क्षेत्र के ऊपर 50 रुपए और व्यावसायिक के ऊपर 100 रुपए लेकर इस बंगले बगीचे को रेगुलर करने की बात शुरू से यही प्रस्ताव चल रहे थे। करीब नगर पालिका के अंदर 15 साल से नीमच नगर पालिका ने जो राज्य शासन को भेजा वो यही प्रस्ताव भेजे हैं। इसके अलावा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस प्रस्ताव को नहीं मानते हुए, जो कि प्रस्ताव भी नगर पालिका में प्रतिपक्ष के नेता मंजू हरित, जो कि बाद में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी बन गए, हेमंत हरित उर्फ मंजू मिस्त्री, उनका प्रस्ताव था। लेकिन वो प्रस्ताव को भी उन्होंने निरस्त करते हुए और सांसद सुधीर गुप्ता और ओम प्रकाश जी सकलेचा जी ने ये नीमच की नगर पालिका का व्यवस्थापन पास करवाया और ये नीमच की जनता के साथ उन्होंने बहुत ही बदले की भावना से कार्य किया। अगर बात किया जिस तरीके से वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है उसमें जिस तरह कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही है कि जमीनों का काम जमकर किया जा रहा है, घोटालों का काम किया जा रहा है। चाहे बात की जाए जिस तरह के मनोहर मोहपाल जो सभापति है, सिंधी कॉलोनी जमीन की बात की जाए या फिर जीवाजीराव छात्रावास की बात की जाए या फिर अन्य कोई बंगलों की बात की जाए, तो उसे लेकर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है। क्या मानते हैं आपकी, क्या हकीकत में भारतीय जनता पार्टी की जो नगर पालिका उसमें जमीनों की खेती हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की जब जब भी सरकार आई है तो जगपति आयोग को देख लीजिए आप। जगपति आयोग में 3 प्रकरण थे, तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के समय। जबकि कांग्रेस की जब जब सरकार रही है, कांग्रेस ने गोमाबाई नेत्रालय को जमीन दी, कांग्रेस ने कृषि उपज मंडी को जमीन दी, कांग्रेस ने ट्रामा सेंटर को जमीन दी, कांग्रेस ने भगाना के लिए बिजली बोर्ड के ऑफिस बनाने की जमीन दी। कांग्रेस किसी व्यक्ति विशेष को जमीन नहीं देती है। और भारतीय जनता पार्टी के तो जब भी लोग आते हैं ये व्यक्ति विशेष को ही जमीनें देते हैं। और ये इनका नेचर है, इनका स्वभाव है कि ये शहर हित की बात करते हैं, लेकिन जमीनें सब ये अपने व्यापारियों को ही देते हैं। बड़ी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को जमीन बांटने का काम करती है। साथ ही बात किया है तो आप आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि किसानों का बड़ा मुद्दा भी इस क्षेत्र में डोला चूरा का एक बड़ा मुद्दा है। किसानों के डोला चूरा घर पे पड़ा हो, सरकार खरीद नहीं रही। और साथ ही बात किया है कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा है। क्या मानते हैं आपकी सरकार ने कितना काम किसानों पक्ष में किया और आने वाला पक्ष में अगर सरकार बनती तो कितना काम आप कर सकते हो? भारतीय जनता पार्टी ने भी कितना काम किया है? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में, हमारा जो जिला है वो अफीम प्रमुख जिलों में आता है। और डोला चूरा इसमें एक ऐसा पार्ट हो गया कि सरकार अगर इसको खरीदेगी नहीं तो स्वाभाविक है कि वो उसका ब्लैक मार्केटिंग होना है। सरकार अगर बोलती है कि इसको जलाओ तो वो अधिकारियों और की मिली भगत से वो जलता नहीं है और ब्लैक मार्केटिंग में जाता है। यहाँ की जेलों में आप जाकर देख लो, पूरी जेलें इन डोला चूरा के स्मगलरों से भरी हुई है। और उसमें जो अच्छे समाज के जो लोग हैं, अच्छे परिवार के जो लोग हैं, कभी कभी वो भी इनकी उसमें शामिल हो जाते हैं और उस कारण आज वो भी तकलीफ पाते हैं। तो मेरा ये सरकार से निवेदन है और उनको इस शहर हित के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र नहीं, इस पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए ये करना चाहिए कि इस अफीम उत्पादक जिले के अंदर डोला चूरा को तत्काल रूप से खरीदना चाहिए ताकि उसकी स्मगलिंग बंद हो। दूसरी बात है कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ ने एक बड़ी घोषणा की थी, लेकिन जिस तरीके से डिफॉल्ट किसान होते जा रहे हैं, बड़ी परेशानी उनको आ रही है। एक तरफ से शिवराज सरकार कह रही है कि हम कमलनाथ ने जो कर्ज माफी की थी उसका भुगतान हम कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप किस तरीके से, कितनी हकीकत बात है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत ही है। कमलनाथ जी ने
आते ही और बहुत सारे किसानों का 50,000 रुपये कर्जा माफ किया, जिनका 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होना था, लेकिन सरकार बीच में ही चली गई। कमलनाथ जी ने जो व्यवस्थाएं की, शिवराज सिंह जी ने उसको नहीं करते हुए कई किसानों के घोष बोलते कि मैंने ब्याज भर दिए, लेकिन उनकी ब्याज का आज भी उसके अंदर समीकरण में नहीं आया है। और ऐसे समय के अंदर वो किसान डिफॉल्टर होते जा रहे हैं। शिवराज सिंह जी झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। हमारे यहाँ पर पिछले समय के अंदर ओलावृष्टि हुई, बरसात के कारण फसलों का नुकसान हुआ। जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी 15 महीने की, कमलनाथ जी यहाँ पर आए, कमलनाथ जी ने खुद देखा कि ये नुकसान हुआ है। जब उनसे वहां पर अधिकारियों ने कहा कि पटवारी इसका सर्वे करेंगे, तो कमलनाथ जी ने कहा जब मैं सर्वे करके आया हूं तो इसमें पटवारी क्या सर्वे करेगा। तो उन्होंने बिना पटवारी के सर्वे के सभी किसानों के खाते में उस ओलावृष्टि बरसात के नुकसान का मुआवजा दिया। ये होती है कार्य करने की बात। और एक शिवराज सिंह जी हमेशा झूठ बोलते रहते हैं कि मैंने ब्याज को भर दूंगा, और ब्याज को वो भरते नहीं है, और ब्याज भर भी देते हैं तो उनका दूसरा कर्जा इतना चढ़ जाता है कि किसान डिफॉल्टर होता जा रहा है। दुआई अगर बात किया जिस तरह की स्थितियां इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर है, अगर साथ में बात करें तो जो खासकर अगर बात करें जो करप्शन है, पटवारी से जुड़े जो विभाग है, वहां पर किसानों की समस्याएं जिस तरह की बात करें तो किसान अगर छोटे छोटे काम के लिए जाता है तो भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी खबर निकल सामने आती है कि बिना लेन देन के काम सरकारी विभागों में नहीं होता। तो क्या मानते हैं आपके ये बड़ा आरोप जो है सत्य? ये पहली बार है कि इस सरकारी भ्रष्टाचार के अंदर जनप्रतिनिधि शामिल हो गए। उन किसी भी विभाग में चले जाओ, वो अधिकारी आजकल सीधा टेबल पे ही लेन देन करते हैं। वो किसी भी जनप्रतिनिधि से उनका मन में डर नहीं है, और अगर कोई किसान बोल देता है तो वो सीधा बोलते हैं कि जाओ आप शिकायत कर दो। ये माहौल और ये जो पहली बार ऐसा भ्रष्टाचार का आतंक और जो तांडव हो रहा है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से अगर बात करें तो जो जावल जनपद अध्यक्ष थे वो रिश्वतखोर में जो लोकायुक्त की कार्रवाई थी उसमें पकड़ाए थे, साथ ही अगर बात करें तो और भी कई मामले सामने आए। जिस तरीके से लगातार लेन देन की खबरें जो इस क्षेत्र से निकल के सामने आती है, आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में करप्शन का एक मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राज में करप्शन ही हो रहा है, और इनको सब संरक्षण भी इनके नेता ही दे रहे हैं। और ये जनप्रतिनिधि अपने कार्यकर्ता या उनके जो सरपंच होते हैं या उनका जिला पंचायत में, उनको बचाने के लिए ये सब ऐसे हथकंडे कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये होना चाहिए कि उनको हर कार्यालय के बाहर में लोकायुक्त का नंबर लिखाना चाहिए, और ईमानदारी के जो पाठ होते हैं ना, वो पढ़ने की बजाय मौके पे करके दिखाना चाहिए। बड़ी बात कही है कि जो तमाम जिस तरीके से आरोप भारतीय जनता पार्टी में लगते हैं उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर काम करना चाहिए, सिर्फ बातों में हवा में बात नहीं करनी चाहिए। साथ ही बात किया है तो लाख टके की बात में आज हमारे साथ जिस तरीके से खास मेहमान के रूप में जो हरीश दुआ मौजूद थे, उनसे हमने बात की किस तरीके से जमीनी मुद्दे, बंगला बगीचा एक बड़ा मुद्दा है, किसानों का एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही जिस तरीके से विधानसभा चुनाव सर पर है और किस तरीके से उनका नाम चर्चाओं में, उसे लेकर किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। हमने आपको ये अपडेट बताया। इस तरह अपडेट के लिए मेरे हमारे साथ जय हिंद, जय भारत। जय भारत।